नाउ सी, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई करी थी सिटी और सिटी लाइफ के बारे में कि व्हाट आर द सिटीज एंड हाउ people usually lived in a city, especially the ancient cities of Mesopotamia or Egypt or Harappan civilization. So friends, in today's class we are going to study about earliest government, how a city was governed, who were the rulers, how did they come into ruling position. आप जानते हो कि ऐसे तो हो नहीं सकता कि शुरुआत में जब इंसान विकसित हो रहा था या शहरों में बसना शुरू कर रहा था तो अचानक से उसने किसी को राजा बना दिया होगा, किसी को रानी बना दिया, ऐसा तो नहीं होगा. सो किंगशिप और गवर्नमेंट, दिस हैज अ वेरी स्लो प्रोसेस. बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे करके ये चीजें डेवलप हुई हैं. लेट्स सी हाउ दिस किंगशिप डेवलप्ड और क्या तरीका था, क्यों ये डेवलप हुआ, क्यों इसकी जरूरत पड़ी. इन सभी चीजों को आज इस क्लास में जानते हैं. सो लेट्स सी, सबसे पहले आप ये ऐसे समझो कि पहले इंसान एक इगलिटेरियन सोसाइटी में रहता था, सारे बराबर हुआ करते थे, कोई राजा नहीं, कोई रानी नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, एवरीबॉडी वाज इक्वल. धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो स्कैर्सिटी आने लगी. लोगों ने खेतों पर कब्जा कर लिया, पानी के सोर्सेस पे कब्जा कर लिया, जानवरों पे कब्जा कर लिया, और फिर जब और मुसीबतें बढ़ने लगी तो एक दूसरे का छीनने लगे. अब ऐसे में एक पूरा कबीला, एक पूरा झुंड दूसरे पे अटैक करता था और छीन लेता था रिसोर्सेस. जाहिर सी बात है, इतना संगठन करने के लिए, इन्हें इकट्ठा करने के लिए कोई एक लीडर की आवश्यकता होती थी. तो किसी युवा व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को लीडर चुन लिया जाता था. जो लीडर होता था उसका मुख्य काम यही होता था कि अपने ग्रुप को इकट्ठा करे, दूसरों पर अटैक करे, उनसे रिसोर्सेस को छीने और छीनने के बाद फिर जिन लोगों ने मदद करी है उनमें बांट दे. लोग भी उसकी बड़ी इज्जत करते थे, उसकी बात मानते थे और उसे बदले में, उसकी सेवाओं के बदले में, ऑर्गेनाइजेशन जो वो करता था उसके बदले में उसे कुछ पैसे देते थे. दैट हैज बिकम टैक्स. तो शुरुआती दौर में ये टैक्स भी वॉलेंटरी होता था, किसी पे लगाया नहीं जाता था आपको इतना देना है. लोग अपनी इच्छा से ही जो है टैक्स दिया करते थे. ये तो शुरुआत रही किंगशिप की या लीडरशिप की. ये भी कैसे आया, इसके भी पहले क्या था. तो शुरुआती फेज में हमने पढ़ा था इसके पहले की क्लासेस में कि इंसान प्राकृतिक घटनाओं से बहुत डरता था. कभी कोई बीमारी आ गई, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, इस तरह की चीजों से बहुत डरता था. तो इनके कारणों का उसे पता नहीं होता था, बिकॉज देयर वाज नो साइंटिफिक नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स. तो लोग करते क्या थे, जो सबसे बड़ा बूढ़ा व्यक्ति होता था जिसने बहुत सारे बाढ़ और सूखे और ये सारी चीजें देखी हो, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के परामर्श करते थे कि ये क्यों हो रहा है, आप कुछ जानते हैं, कुछ बताएंगे. तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी देवी देवताओं के नाराज होने की चीजें बताता था कि नहीं, कोई देवता नाराज है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, आइए मिलकर के इनकी पूजा करते हैं. तो प्राकृतिक घटनाओं से लोगों में डर पैदा हुआ और उस डर की वजह से प्रकृति की चीजों की लोग पूजा करने लगे. हर एक चीज को एक देवता का नाम दे दिया गया. आप जानते हो कई सारी तो बीमारियों को भी देवता का नाम दिया गया, देवियों का. और ये मेसोपोटामिया में ही नहीं, आपके यहाँ भी होता है. आपके यहाँ एक स्मॉल पॉक्स होता है ना, एक बीमारी है, किसी को हो जाता है, लोग कहते हैं माता आ गई इनके यहाँ, ठीक है, और उसकी पूजा होती है. कई कई गांवों में तो आजकल ये कोरोना की भी पूजा हो रही है, इसके मंदिर बनाए जा रहे हैं, ये भी कोई देवी है. सो इन दिस वे बहुत सारी ऐसी बीमारियां, बहुत सारे ऐसे हैवॉक, बहुत सारे ऐसे नेचुरल कैलामिटीज हैं जिनसे लोग डरते थे, उनकी पूजा करनी शुरू कर देते थे हर एक नेचर के इंसिडेंट. जाहिर सी बात है, इनकी पूजा कराने के लिए पुजारी भी हुआ करते थे. तो सबसे पहले पुजारियों का वर्चस्व आया. जो वो लोगों से कहते थे, लोग आंख मूंद करके उनकी बातों पे यकीन करते थे. तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि प्रीस्ट या पुजारी जो हुआ करते थे वही रूल करते थे, वही लोगों को गाइड करते थे, वही टैक्स वसूलते थे, वही लोगों को जो है युद्ध में जीत दिलाते थे, क्योंकि वो बताते थे इस टाइम पे युद्ध करोगे तो तुम्हें बड़ा फायदा होगा और तुम जीत जाओगे, ये समय ठीक नहीं है. तो काल, ग्रह, नक्षत्र, ये सारी चीजें वो अपने हिसाब से समझ बूझ करके बताते थे. एंड दे हैड क्वाइट प्रोमिनेंट पोजीशन इन मेसोपोटामियन
सेटअप। इतना ही नहीं, कुछ लोग इसमें शमन भी हुआ करते थे। शमन समझते हो? जो भूतों प्रेतों से बात करते हैं, आत्माओं से बात करते हैं, वो शमन्स होते थे। तो इस दौर में शमन्स भी थे, प्रीस्ट भी थे, इन्हीं का वर्चस्व था। ये प्रीस्ट पहले टेम्पल्स में रहते थे और टेम्पल से ही पूरे सिटी को गवर्न किया जाता था। पूरे टाउन को टेम्पल टाउन कहा जाता था क्योंकि वो टेम्पल के ही आसपास बसा होता था। आगे चल करके ये जो प्रीस्ट हुआ करते थे, they became prominent leaders and rulers and finally they converted into kingship। तो प्रीस्ट को कहा जाता था पटेसी। ये शब्द याद कर लेना, क्या क्या कहा जाता था? पटेसी। ठीक है, तो इसे आप याद कर लो, PATESHI, पटेसी। पटेसी कौन होते थे? प्रीस्ट। और यही पटेसी आगे चल करके, मतलब कुछ दिनों के बाद ये बन जाते थे लूगल। लूगल माने राजा। तो पुजारी राजा, आप ऐसे एक शब्द याद कर सकते हो कि ये एक तरीके के पुजारी राजा हुआ करते थे। पहले ये पुजारी होते थे और आगे चल करके ये राजा बन जाते थे, तब इन्हें कहा जाता था लूगल। तो लूगल पटेशी आप कह सकते हो, पुजारी राजा यानी प्रीस्ट किंग। Now see, so the Sumer's earliest governments were controlled by temple priest। पहले पुजारी ही कंट्रोल किया करते थे। फार्मर्स ऐसा मानते थे कि इन्हीं के ब्लेसिंग से गॉड खुश होते हैं, इन्हीं के ब्लेसिंग से लोगों के यहाँ धन धान्य और संपन्नता आती है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये मंदिर बनवाते थे, प्रीस्ट जो है वो मंदिर बनवाते थे। मंदिर को कहा जाता था जिगुरात। जिगुरात के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिगुरात क्या होते थे। ठीक है, और जिगुरात में प्रीस्ट रहा करता था, वो काफी बड़े हुआ करते थे। सारे लोग अनाज जब पैदा कर लेते थे तो जिगुरात में ही ले आते थे, वहीं पर उसकी मड़ाई दवाई ये सब होती थी, वहीं पे बांटा जाता था। जो लोग मंदिर और सड़क बनाने का काम करते थे उन्हें उसी अनाज में से हिस्सा दिया जाता था। तो इस तरीके से प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे काम प्रीस्ट करता था। प्रीस्ट डिमांडेड अ पोर्शन ऑफ एवरी फार्मर्स क्रॉप एज टैक्स। हर एक किसान टैक्स के रूप में अपनी अनाज का कुछ हिस्सा प्रीस्ट को दिया करता था। आज ये दान हो चुका है, पहले भी लेकिन ये टैक्स जैसा होता था, देना ही देना था। ठीक है, और पूजा पाठ के दौरान तो प्रीस्ट लीडर हुआ करते थे, लेकिन जब युद्ध होते थे तो युद्ध के समय ये प्रीस्ट लड़ाई नहीं करते थे, बल्कि ये प्रीस्ट लीडर चुनते थे किसी न किसी को कि भाई हमारी तरफ से ये कमांडर है और ये जाकर के लीड करेगा। जिसको प्रीस्ट कह दे वही व्यक्ति आगे चल करके लीडर बन जाता था। आप ऐसे सोच सकते हो कि प्रीस्ट का काम तकरीबन ब्राह्मण वाला काम था और जो युद्ध करता था, लीडर उसका होता था, उसका काम क्षत्रिय वाला काम था। हिंदुस्तान में जो ब्राह्मण क्षत्रिय बने थे वो इसी तरीके से बने थे। ठीक है, सो प्रीस्ट डिड नॉट लीड द सिटी। वो कभी सिटी का लीडर नहीं होता था युद्ध के टाइम पे, बल्कि क्या होता था, युद्ध के समय में एक कोई टफ फाइटर चुना जाता था, जो बहुत ताकतवर व्यक्ति होता था, उसे चुना जाता था कमांडर ऑफ द सिटी सोल्जर। पूरे शहर के सोल्जर्स के लिए वो कमांडर बना दिया जाता था। ध्यान रखने वाली बात है, वो बनाया जाता था, होता नहीं था। कमांडर का पावर केवल युद्ध के टाइम पे होता था, जैसे युद्ध खत्म उसका पावर भी खत्म हो जाता था, फिर से सारा पावर वो प्रीस्ट के पास होता था। लेकिन काफी दिनों के बाद ऐसा देखा गया है कि लगभग 3000 बीसी या उसके बाद, चूंकि युद्ध बहुत ज्यादा होने लगे थे, ये मोर फ्रिक्वेंट हो गए, हमेशा युद्ध होते थे। युद्ध के कारण क्या थे? अनाज और पानी, इन्हीं को लेकर के, पानी पे कौन कब्जा करेगा, खेतों पे कौन कब्जा करेगा। लैंड एंड वाटर बिकेम द मेन सोर्स ऑफ, मेन रीजन ऑफ फ्रीक्वेंट वॉर्स। लड़ाइयों की असली जड़ यही थे। तो जब बराबर युद्ध हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है बराबर परमानेंट कमांडर रखने की जरूरत आने लगी। ठीक है, तो अब कमांडर परमानेंट होने लगे।
और उनका कंट्रोल स्टैंडिंग आर्मी पे हमेशा के लिए होने लगा, और इस तरह से वो धीरे धीरे फुल रूलर्स बनने लगे। ठीक है, इस तरीके से अब वो रूलर बनते थे, फिर उसके बाद उनके घर वाले, उनके उनके लड़के, उनके बच्चे भी रूलर बनते थे। तो इस तरह से रूलर्स यूजली पास देयर पावर टू देयर सन्स। यहां पर आ गया सक्सेशन, यहां पर आ गया उत्तराधिकार। तो इस तरह से कोई भी राजा मरने के बाद उसका लड़का राजा अगला बन जाता था, लीडर बन जाता था। ठीक है, और यहां से वंशवादी व्यवस्था शुरू होती है, वंश परंपराएं शुरू होती हैं। ऑलमोस्ट 2500 बीसीई में सबसे पहली डायनेस्टी आ गई जिसने सुमेरियन सिटी पे अपना कब्जा कर लिया, और पहला राजा या पहला एम्परर जिसे हम जानते हैं उसका नाम है सरगोन। किस टाइम पे? ऑलमोस्ट 2500 बीसीई के आसपास वो हुआ करता था, और उसका नाम था सरगोन द फर्स्ट। तो ये याद कर लेना, कहां का शासक था सरगोन? सरगोन शासक था, सरगोन द फर्स्ट कह लो इसको। ये शासक हुआ करता था अकेडिया का। ठीक है, अकेडिया वो सुमेरिया से थोड़ा नॉर्थ में पड़ता है, सेमिटिक जाति के थे ये सब। अब हम अर्बनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अर्बनिज्म की क्या विशेषताएं हैं, शहरों में क्या क्या चीजें होती थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सा होता था शहर में, पता है सबको या नहीं पता है? आज के शहरों को देखा है आपने, क्या एक्टिविटीज होती? ऑलमोस्ट वही एक्टिविटी तब भी होती थी, जैसे फूड प्रोडक्शन, भोजन पैदा होता था शहरों में उसके आसपास, ये पहला हो गया, ऐसे आप नोट करते जाओ। ट्रेड, व्यापार होता था। मैन्युफैक्चरिंग, चीजों को बनाया जाता था। सर्विस, सर्विसेज भी होते थे। ये सारे काम कहां पे होते थे? शहरों में। दे वर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, शहर सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते थे, मतलब हर जरूरत की चीज शहर में नहीं मिलती थी। शहर को चीजों के लिए बाहर गांव पर डिपेंड करना पड़ता था, बाहर लोगों पे डिपेंड करना। अच्छा देखो, गांव आज भी सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, लेकिन शहर नहीं होते। शहर में कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत की हर चीज खुद नहीं पैदा करता, लेकिन गांव में ऑलमोस्ट सारी चीजें लोग खुद पैदा कर लेते हैं, अनाज भी, सब्जी भी, तमाम चीजें। यहाँ के सिटी बिल्कुल भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, यानी इन्हें बाहर से चीजों की जरूरत पड़ती थी। क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती थी? इन्हें ब्रॉन्ज टूल्स की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि आपने पढ़ा था ना कि सुमेरिया में, मेसोपोटामियन लैंड में अक्सर करके रिसोर्स नहीं पाए जाते थे। इनके यहाँ खेती तो हो सकती थी, लेकिन मेटल नहीं होते थे, स्टोन नहीं होते थे, वुड नहीं होते थे। हमने पढ़ा था ना, याद है? किसको किसको याद है? किसी को नहीं याद? सारे भूल गए? वाह, गजब। तो मेसोपोटामिया में जो है वो रिसोर्सेस की बड़ी कमी थी। उनके यहाँ मेटल कोई नहीं होता था, तो मेटल भी मंगाना पड़ता था। स्टोन नहीं होता था, स्टोन भी बाहर से मंगाते थे। लकड़ियां नहीं होती थी, लकड़ियां बाहर से मंगाते थे। और बदले में देते क्या थे? बदले में अनाज देते थे, कपड़े देते थे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस वजह से चूंकि मेटल या चारकोल बाहर से आया करता था, लोग भी बाहर से आते थे काम करने के लिए, ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से शहर गांवों पर डिपेंड हुआ करते थे। फिर शहर की एक और विशेषता होती थी डिवीजन ऑफ लेबर। इस पे भी हम लोगों ने बहुत चर्चा करी थी, बात करा था, आपको बताया था डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। एक ही काम को अलग अलग भागों में बांट करके अलग अलग लोगों से करवाना, ताकि पूरा काम एक ही व्यक्ति को ना करना पड़े, और वो जो उस काम का जो हिस्सा वो व्यक्ति करेगा उसमें वो काफी स्किल्ड हो जाए। जैसे मान लो कपड़ा बनाना हो गया, तो कपड़े बनाने में आप देखते हैं कि अक्सर करके एक जो जहां पे कपड़ा सिला जाता है वहां पे 4-5 आदमी होते हैं, और वो एक ही काम को बनाना, उन्हें शर्ट है, लेकिन वो शर्ट बनाने के काम को 4 लोगों में बांट दिया जाता है। एक आदमी खाली नाप लेता है, दूसरा खाली कपड़ा काटता है, तीसरा सिलाई करता है, चौथा बटन लगाता है, पांचवा उस पर इस्त्री करता है। तो इस तरीके से वन वर्क इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, और हर एक काम को करने के लिए अलग व्यक्ति होते हैं। और जो वो काम करता है, लाइक जिसने इस्त्री करना शुरू किया, तो फिर वो बराबर वही काम करता है, तो वो बहुत स्किल्ड हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है।
एक ही आदमी से सारे काम कराओगे, उसकी स्पीड कोई नहीं होगी। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हैं, इतना सारा ट्रेड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो इसको ऑर्गेनाइज करने वाला भी कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो बहुत सारे वहां पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन बने, ट्रेड हाउसेस बने। फ्यूल, मेटल और बहुत सारे स्टोन और वुड, ये सारी चीजें थी जो बाहर से मंगाई जाती थी। ठीक है। और बदले में भेजा क्या जाता था, ग्रेन और फूड आइटम्स, ये भेजे जाते थे। स्टोरेज की भी जरूरत थी। किसी भी शहर में जहां इतना सामान आएगा जाएगा, वहां पर भंडार के लिए स्टोरेज चाहिए ही चाहिए होंगे। तो शहर की ये भी एक विशेषता थी कि स्टोरेज होते थे इनके यहाँ। अब जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को काम करना था और कुछ लोगों को काम कराना था। तो जो कराने वाले लोग थे वो कमांडर्स हो गए, और जो काम करने वाले थे वो वर्कर्स हो गए। तो इस तरीके से समाज में दो पार्ट हो गए। पहले सारे एक जैसे थे, लेकिन अब धीरे धीरे अमीरी गरीबी, शासक शासित, रूलर्स रूल्ड, इस तरह से दो कैटेगरी बन गई। शासन करने वाले लोग और जिन पर शासन हो रहा था, जनता, वो। क्योंकि यहाँ पे व्यापार बहुत होता था, तो व्यापार ज्यादा होने की वजह से उन्हें रिटन रिकॉर्ड की जरूरत थी। तो उन्होंने राइटिंग भी डेवलप करी। तो शहर की ये विशेषताएं हैं, जितने मैंने हाईलाइट किए, ये सारी विशेषताएं हैं। लाइक वहां पे फूड प्रोडक्शन होता था, ट्रेड होता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था, सर्विसेज होते थे, सेल्फ सफिशिएंट बिल्कुल नहीं होते थे। बाहर से ब्रॉन्ज टोल्स, मेटल्स, ये सारी चीजें मंगाते थे। डिवीजन ऑफ लेबर होता था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे। फ्यूल, मेटल, स्टोन और वुड, ये इंपोर्ट होते थे। ग्रेन और फूड आइटम्स एक्सपोर्ट होते थे। स्टोरेज की जरूरत होती थी। समाज दो हिस्सों में बटा था, कुछ रूलर्स थे, कुछ रूल थे, और रिटन रिकॉर्ड्स रखने की भी आवश्यकता थी। तो उन्होंने राइटिंग का भी डेवलपमेंट किया। सो ऑल दीज थिंग्स आर द फीचर्स ऑफ अर्बनिज्म और सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। इज दैट ओके? सबको समझ आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो तो प्लीज अभी बता दो, वरना हम आगे बढ़ेंगे। आ गया सर। आगे। सो द नेक्स्ट वन इज गुड्स इनटू सिटीज। शहरों में सामान। शहरों में सामान कैसे आता था या कैसे जाता था? बट ट्रांसपोर्टेशन का क्या जरिया रहा होगा? चलो फटाफट पढ़ लेते हैं इसको भी। ट्रांसपोर्टेशन का क्या जरिया था? हम लोग जानते हैं कि फूड रिसोर्सेज तो मेसोपोटामिया में अबंडेंट थे, बहुत ज्यादा थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेसोपोटामिया में कुछ चीजों की कमी थी। किन किन चीजों का लैक था? स्टोन, वुड और मेटल। ये मैं दसियों बार बता रहा हूं, याद कर लो, एकदम रट्टा मार लो इसको। इस वजह से जिनकी कमी थी वो इंपोर्ट किए जाते थे। कहां कहां से होते थे? जैसे वुड, कॉपर, टीन, सिल्वर, गोल्ड, शेल स्टोन्स, ये सारी चीजें वो टर्की और ईरान से खरीदते थे। पास में यही जगह थी, और कहां से खरीदेंगे? और बदले में टेक्सटाइल और फूड रिसोर्सेस एक्सपोर्ट किया करते थे। ट्रांसपोर्ट, अब जाहिर सी बात है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी सामान ले आने ले जाने के लिए। तो ये अर्बन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी था। और उस दौर में ट्रांसपोर्ट का सबसे बढ़िया साधन क्या था? कैनाल्स, नहर। नहर खोदे जाते थे और पानी के रास्ते से नाव में रख करके सामान भेजा जाता था। क्योंकि ये सबसे बढ़िया साधन था, नदियों से और नहरों से। यूफ्रेट नदी याद है? यूफ्रेट नदी वो अपने जमाने की वर्ल्ड रूट बन गई। सबसे ज्यादा व्यापार होता था और दुनिया में हर जगह वहीं से जाता था जमीन। ये है यूफ्रेट नदी। अब आप ध्यान से अगर देखें इसे, तो ये यूफ्रेट नदी है जो ऐसे ऐसे होकर के और यहाँ पर्शियन गल्फ में आती है। तो जाहिर सी बात है, सामान लाद करके पर्शियन गल्फ में लाया जाएगा। अब पर्शियन गल्फ से आकर के यहाँ पर लाया जा सकता है। दिलमुन, जो कि अरेबिया का एक हिस्सा है, यहाँ पर व्यापार होगा। मगन, बहरीन, यहाँ पर लाया जाता था। यहाँ से फिर सामान जो है लाद करके वो इस तरीके से मेलुहा, हड़प्पा जिसको हम कहते हैं, ये कौन सी जगह है? इंडिया। तो आप देखो, इंडिया से भी व्यापार होता था, ध्यान रखना इस बात का। ये देख रहे हो ना, मोहनजोदाड़ो लिखा है। ठीक है। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये जो शहर है, हड़प्पा यहाँ पर है, मोहनजोदाड़ो यहाँ पे है। ये पूरा पूरा इलाका जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, ये गुजरात है, दिख रहा है। तो इस इलाके से भी व्यापार होता था। सोचो, ये हमारा व्यापार आज से 5000 साल पहले भी
इन रास्तों से हुआ करता था यहां तक के लिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइटिंग का डेवलपमेंट कैसे हो। तो राइटिंग सबसे पहले टैबलेट्स पे लिखे जाते थे। टैबलेट समझते हैं, वो गीली मिट्टी के इस तरीके से टैबलेट बनाए जाते थे, ठीक है। ये गीली मिट्टी का नहीं है, लेकिन बनाए ऐसे ही जाते थे। पहले ऐसे मिट्टी को गीला करके टैबलेट बना लेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से एक रीड उठाएंगे, उसको नुकीला कर लेंगे छील विल के किसी चीज से, और उसी से दबा दबा करके लिखेंगे। लिखने के बाद फिर उसको सुखा लेते थे। राइटिंग मतलब उनके पास अल्फाबेट तो नहीं थे, कोई भाषा ऐसी नहीं थी, तो वो पिक्चर लाइक सिंबल्स और साइन का इस्तेमाल करते थे, जिसको हम कहते हैं कि पिक्टोरियल राइटिंग। इनकी राइटिंग जो थी वो पिक्चर लाइक थी। जैसे मछली वो लिखते नहीं थे, मछली बना देते थे। गेहूं अनाज दाना वो बना देते थे। किसी ने किसी को भैंस दिया, गाय दिया, तो फिर गाय और भैंस बना देते थे, और 5 ठो दिया तो 5 ठो बना देते थे, ठीक है। इस तरीके से वो ज्यादातर चीजों के चित्र बनाया करते थे। लेकिन चित्र के अलावा आप हर चीज का चित्र बना भी नहीं सकते, तो सिंबल बना लिए थे कि कुछ इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा सिंबल। आगे हम दिखाएंगे भी किस तरह से सिंबल्स बने हुए थे। तो मेसोपोटामियन राइटिंग में सिंबल्स का बड़ा इस्तेमाल था। मैं आपको मेसोपोटामियन क्ले टैबलेट्स भी दिखाता हूं। ये देखिए, ये है मेसोपोटामियन क्ले टैबलेट्स, दिख रहे हैं। तो ऐसे टैबलेट्स बनाए जाते थे और इसी तरीके से उस पर लिखा जाता था। दिख रहा है सबको? ये थी उनकी राइटिंग। इस राइटिंग में आप देखोगे कि जगह जगह पर ये सारे चित्र बने हुए हैं। कई कई जगहों पर ये चित्र बनाते थे, और जहां वो चित्र नहीं बना पाते थे वहां इस तरह से कुछ आड़ी तिरछी जो है वो अक्षर लिखते थे। अब पॉइंट ये है कि इसको क्या कहा जाता है, कौन सी राइटिंग थी। इस राइटिंग को कहा जाता है कीलाक्षर या क्यूनिफॉर्म। सो दिस इज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। सब लोग याद कर लो फटाफट। ये क्यूनिफॉर्म क्या होता है? क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है कीले जैसा अक्षर, नुकीला अक्षर। अब आप देख रहे होंगे, इसमें बहुत ध्यान से आप देखिए, तो ये कील जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जैसे किसी कोई कील ठोकी गई हो, उसी से लिखा गया हो। जस्ट सी दिस, है ना। कील में क्या होता है, एक साइड में बहुत नुकीला होता है, दूसरे साइड में थोड़ा मोटा होता है। ऐसा ही होता है ना कील। जब आप दीवार में कील लगाते हो तो जिधर वो नुकीला होता है वो दीवार के साइड में कर देते हो, जिधर मोटा होता है अपने साइड में करके हथौड़ा मारते हो। तो एक तरफ मोटा और एक तरफ पतला, ये कील जैसे ही अक्षर वहां पर चला करते थे मेसोपोटामिया में। इस वजह से इसे कीलाक्षर या क्यूनिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये क्यूनिफॉर्म है। अब आप सोचो कि ये कैसे लिखा जाता, ये क्यूनिफॉर्म कैसे हो जाता था लिखने में। तो सिंपल सा कारण उसका ये है कि जब आप किसी गीली मिट्टी में, आप खुद भी प्रैक्टिकल करके इसको देख लेना, कि जब आप जो है किसी गीली मिट्टी में लकड़ी से कुछ लिखते हो, तो जहां आप लकड़ी पहली बार रखोगे वहां दबाओगे, वो वहां पे मोटा रहेगा। लेकिन जहां से आप लिख करके उसे उठाओगे पेन, वहां धीरे से वो पतला हो जाएगा अपने आप। तो ये यही तरीका होता था इनके लिखने का। आई होप यू गेट इट। तो राइटिंग की शुरुआत मेसोपोटामिया में ऑलमोस्ट 3200 बीसीई में शुरू हुआ। राइटिंग का एक ही उद्देश्य था, रिकॉर्ड कीपिंग, यानी जो भी व्यापार होता था उसका रिकॉर्ड रखने के लिए। लिखा जाता था केवल क्ले टैबलेट्स के ऊपर। और जो स्क्राइब्स होते थे, लिखने वाले लोग होते थे, सारे पढ़े लिखे नहीं थे, लिखने वाले बहुत खास लोग होते थे, कुछ ही होते थे, वो रीड से लिखते थे। रीड एक नरकुल होता है जो जंगली घास जैसा होता है, जिससे वो पेन बनाई जाती थी उस दौर की। गीली मिट्टी पर उससे दबा करके लिखा जाता था, फिर उसे सुखा लिया जाता था धूप में। एक बार सूख जाने के बाद टैबलेट पे जो लिखा था वो परमानेंट हो जाता था, और उस पे कुछ नहीं लिखा जा सकता। सूख गया तो क्या लिखोगे आप? वो तब तक लोग रखते थे जब तक कि वो उधार चल रहा है। मान लीजिए कि अब हमने कोई सामान आपको बेचा है और हमने लिखवा के वो टैबलेट रख लिया है। जब आप सामान का दाम चुका देते हो,
तो वो जो है उसको तोड़ देते थे। जैसे आज होता है ना कि कोई व्यक्ति आप उधार ले आते तो अपने यहाँ खाते में लिख लेता है, जब पैसा दे देते तो काट देता है। तो तब तो ऐसे काटने वाली प्रथा नहीं थी, तोड़ने वाली प्रथा थी। वो टैबलेट में लिखते थे और ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद उसे उठा के तोड़ के फेंक देते थे। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए सेपरेट जो है टैबलेट चाहिए होता था, और इसी वजह से हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में वो टैबलेट्स मिले हुए हैं हमें। ठीक है। 2600 बीसी के आसपास क्यूनिफॉर्म नामक एक लिपि विकसित हुई और लैंग्वेज इनकी सुमेरियन थी। दो चीजें ध्यान रखना, स्क्रिप्ट वॉज क्यूनिफॉर्म, लैंग्वेज वॉज सुमेरियन। ये दोनों शब्द बहुत अच्छे से याद कर लो। भाषा क्या थी? सुमेरियन। और स्क्रिप्ट कौन सी थी? क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म साइन जो होता था उसमें पूरे पूरे वर्ड के लिए एक सिंबल बनाया जाता था, अलग से कोई कंसोनेंट या वोवेल नहीं होते थे, कोई अल्फाबेट नहीं होता था, बल्कि पूरा सिलेबल समझते हो? सिलेबल का मतलब होता है वर्ड का एक पार्ट। तो पूरे वर्ड के लिए ऑलमोस्ट एक लेटर बनाया जाता था। जैसे उन्हें फादर अगर लिखना हो तो कुछ इस तरह से बना देंगे, हो गया फादर। ऐसा नहीं था FATHER लिखेंगे या PITA इस तरह का लिखेंगे पिता, ऐसा कुछ नहीं करते थे। फादर के लिए एक शब्द था, मदर के लिए हो सकता है इस तरह का कोई शब्द बना रखा हो, सिस्टर के लिए कुछ ऐसा शब्द। इस तरीके से वो हर एक वर्ड के लिए एक सिंबल बना देते थे। जाहिर सी बात है, जितने वर्ड होंगे उतने सारे सिंबल लगेंगे, तो याद करना बहुत मुश्किल था। बहुत कम ही लोग होते थे जो पढ़ लिख पाते थे। तो इस तरीके से मतलब किसी भी स्क्राइब को हंड्रेड्स ऑफ साइन याद करने पड़ते थे लिखने के लिए। सो ही हैड टू हैंडल अ बिग टैबलेट एंड गेट इट रिटन बिफोर राइट। और दूसरी मुश्किल ये होती थी कि टैबलेट सूखने से पहले ही लिख देना है। तो वो भी एक बड़ा स्किल था कि जो बहुत जानकार होगा, बहुत सारे जिसको लेटर्स और वर्ड्स याद होंगे वही लिख पाएगा। राइटिंग वॉज अ स्किल्ड क्राफ्ट। राइटिंग इतना महत्वपूर्ण था कि जो लोग पढ़े लिखे होते थे वो उनकी बड़ी इज्जत होती थी। हालांकि पढ़े लिखे लोगों की तो आज भी इज्जत होती है, लेकिन उस दौर में तो बहुत होती थी। कई कई तो राजा तक अनपढ़ होते थे, और जो राजा पढ़ा लिखा होता था वो जरूर एक आध बार कहीं ना कहीं अपने बारे में लिखवाता था कि ये राजा बहुत महान है, बड़े सारे काम किए हैं और पढ़ा लिखा भी है। मतलब पढ़ा लिखा होना दैट वाज अ सिंबल ऑफ प्रेस्टीज, बहुत जरूरी था। ठीक है। तो ये सारा बात आप राइटिंग के बारे में लिखेंगे। राइटिंग किस लिए जरूरी होती थी? तो राइटिंग जरूरी क्यों थी? यूज ऑफ राइटिंग। राइटिंग होता कैसे था ये तो हमने बात करी यहाँ पे कि पहले पिक्चर लाइक सिंबल्स आए, लगभग 3200 BC में इसकी शुरुआत हुई। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हुई, क्ले टैबलेट्स पे लिखा जाता था, वेट क्लेट पे लिखने के बाद उसको सन ड्राई किया जाता था। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अलग सेपरेट टैबलेट की जरूरत पड़ती थी। सैकड़ों टैबलेट्स इस वजह से तैयार हो गए। स्क्रिप्ट इनकी यूनिफॉर्म थी, लैंग्वेज इनकी सुमेरियन थी, कोई वोवेल या कंसोनेंट नहीं होता था, सीधे सिलेबल के लिए शब्द बने होते थे। इस वजह से स्क्राइब्स को सैकड़ों शब्द याद करने पड़ते थे। लिखना भी तेजी से पड़ता था कि कहीं के टैबलेट सूख न जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये सारी बातें आप बताओगे राइटिंग के डेवलपमेंट के बारे में। नाउ द पॉइंट इज व्हाई वाज द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग अकर्ड देयर? क्यों ऐसा हुआ, इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो उसके आंसर हैं कीपिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स रखने के लिए ट्रांजैक्शन का, डिक्शनरी बनाने के लिए, शब्दकोश बनाने के लिए, लीगल वैलिडिटी के लिए, लैंड ट्रांसफर कि हमने अपना जमीन तुम्हें दिया, खरीदा बेचा, उसके लिए, नरेटिंग डीड्स ऑफ किंग्स, कई कई बार तो राजा भी बहुत महान महान काम करते थे तो उनके कामों को भी लिखा जाता था। अनाउंसिंग चेंजेस अ किंग हैड मेड इन द कस्टमरी लॉ, अगर कोई कानून बदल गया है तो उस बदले हुए कानून को दिखाने के लिए कि हाँ ये कानून था, अब ये हो गया, इस राजा ने ये बना दिया। और स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, सिंपल सी बात है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, या सेंडिंग मैसेजेस, ये सारे काम थे जो बिना राइटिंग के नहीं हो सकते थे। इन्हीं कारणों से राइटिंग का डेवलपमेंट किया गया। इज दैट ओके? कोई डाउट किसी को? नहीं। अब बात आती है लिटरेसी की, ये लास्ट पॉइंट होगा हमारा आज का। तो लिटरेसी, लोगों में पढ़ाई लिखाई कितनी थी?
तो बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, कैजुअल राइटिंग थी, बहुत ऑर्गेनाइज्ड राइटिंग और रीडिंग सिस्टम नहीं था। किंग्स एंड वेरी फ्यू पीपल कुड रीड एंड राइट। राजा या बहुत मालिक जैसे लोग जो होते थे, बहुत वही सारे पढ़े लिखे थे, साधारण लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो इसमें जितना था वो तो भरे हैं अपने साथ से है। और जो है क्या बोलते हैं कि वो खोली है वो वेबसाइट पर देखिए, and there were hundreds, there were hundreds of signs to learn and many of these were complex. बहुत सारे साइन इसमें बड़े कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे जिनको याद करना बहुत मुश्किल था। And if a king could read, टीचर का नाम it was recorded in his boastful inscriptions. अगर कोई राजा भी पढ़ा लिखा होता था तो वो इस बात को बहुत गर्व से लिखवाता था कि मैं पढ़ा लिखा राजा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताया था मैं, ठीक है। राइटिंग रिफ्लेक्टेड द मोड ऑफ स्पीकिंग, जो बोला जाता था वही लिखा जाता था। इट वाज किंगशिप दैट ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड राइटिंग। ट्रेड और राइटिंग राजा खुद इनिशिएट करता था, तभी जाके हो पाता था, अदरवाइज नहीं। सो दिस इज ऑल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, लर्न टुडे, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल मूव फर्दर। हम लोग सिटीज के बारे में कुछ और पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के शहर होते थे और हर शहर की क्या क्या विशेषताएं थी, कुछ एक शहरों के बारे में डिटेल भी जानेंगे। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे।